हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर हमारी केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसका एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यूनिवर्स में अगर हम देखें दो ही चीजें अवेलेबल हैं। एक है मैटर। बेटा मैटर वो चीज होती है जिसका एटलीस्ट कुछ ना कुछ मास हो, थोड़ा बहुत मास भी हो तो भी वो बेटा मैटर का फॉर्म है। एंड अगर वो मैटर मूव कर रहा है, वेलोसिटी पोजेस कर रहा है, तो बेटा उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम को हम फिजिक्स में बेटा किससे लिखते हैं? पी, छोटा पी ऊपर एरो, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैटर के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन कौन से हो गए? मास, और ये मैटर मूव कर सकता है, क्या हो गया? वेलोसिटी। तो एनी फॉर्म ऑफ मैटर possesses what type of nature? पार्टिकल लाइक नेचर। तो पार्टिकल वर्ड आता ही बेटा वहीं पे है जब किसी चीज का थोड़ा बहुत मास हो। अगर बेटा वो पार्टिकल नहीं है तो बेटा फिर वो क्या होता है? रे बन जाएगा, है ना? रे ऑफ लाइट। लाइट का मास नहीं होता इसलिए वो रे है, वो पार्टिकल नहीं है। और दूसरी जो बेटा यूनिवर्स में चीज अवेलेबल है वो है लाइट, या उसको बेटा हम क्या कह लेंगे? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट के पास मास तो नहीं होता, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये वेव की फॉर्म के अंदर मूव करती है, मूव्स एज वेव। अगर ये वेव की फॉर्म के अंदर मूव करती है तो बेटा ये जो डिस्टेंस मूव करेगी उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, जो हो क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। एंड इसके पास नेचर या बिहेवियर क्या होता है? वेव लाइक नेचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेव लाइक नेचर के बेटा क्या होते हैं? एक, लाइट को प्रॉपर्टी शो करनी होती है किसकी? पोलराइजेशन की। कोई भी वेव पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। इसको शो करनी होती है प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन की। कोई भी वेव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रैक्शन शो करती है। एंड थर्ड होता है बेटा इंटरफेरेंस। कोई भी वेव जो है वो ये प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अब एक्चुअली में ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिजिक्स को बिलोंग करती हैं, और उनका अभी केमिस्ट्री में कोई पार्ट नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई यूज नहीं है। इसलिए बेटा ये टर्म्स को हम केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं करते, हम फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी के पास वेव लाइक नेचर है, मतलब अगर कोई भी चीज वेव की फॉर्म के अंदर मूव करती है, मतलब क्रेस्ट एंड थ्रफ की फॉर्म के अंदर मूव करती है, तो बेटा वो ये तीन प्रॉपर्टीज तो जरूर शो करेगी। और ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो कौन शो करता है? लाइट शो करती है। इसलिए हम कहते हैं लाइट का जो नेचर है वो कौन सा है? वेव जैसा नेचर है। प्लस लाइट का तो कोई मास भी नहीं होता, तो बेटा उसका नेचर प्योरली वेव जैसा है। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, इफ देर इज समथिंग विच हैज नो मास, then it will possesses wave like nature. And if there is something which has even a small mass, it will possess what type of nature? Particle like nature. तो हमने बेटा यूनिवर्स में हर चीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर। अब हमारे पास यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक जिनका मास है
और एक जिनका मास नहीं है। आप लोगों का मास है, इसलिए आपका जो नेचर, आपका जो बिहेवियर है, वो कहाँ स्टडी किया जाएगा? पार्टिकल लाइक नेचर के अंडर में स्टडी किया जाएगा। लेकिन लाइट का मास नहीं होता, साउंड वेव का मास नहीं होता, इसीलिए वो किसके अंडर में स्टडी की जाएंगी? वेव लाइक नेचर के अंडर में स्टडी की जाएंगी। एंड समथिंग विच पोजेसेस वेव नेचर, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं: पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये तीनों प्रॉपर्टीज डिटेल में क्या है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, राइट? बट देयर वाज अ स्मॉल प्रॉब्लम। हमने देखा नेचर ऑफ लाइट जो है बेटा, वो क्या होता है? वेव लाइक नेचर। लेकिन वी वर शॉक्ड टू सी कि लाइट स्मॉल अमाउंट में पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करने लग गई। आई रिपीट, वी वर स्टडिंग नेचर ऑफ लाइट, एंड लाइट का नेचर जो था बेटा एब्सोल्युटली वेव लाइक नेचर था, एंड वी वर हैप्पी स्टडिंग वेव लाइक नेचर। बट वी वर शॉक्ड टू सी दैट सम प्रॉपर्टीज जो बेटा पार्टिकल लाइक नेचर को बिलोंग करती है, लाइट वो वाला प्रॉपर्टीज भी शो कर रही थी। इसलिए हमको बेटा लाइट के नेचर और बिहेवियर के आगे एक वर्ड लिखना पड़ गया, क्या? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब वो डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या था पार्टिकल नेचर में? एक तो ये था कि ये क्या शो करती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरा, पार्टिकल नेचर में लाइट क्या शो करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बन जाता है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं जरा आपको पिछली स्लाइड में ले जाता हूं। ये देखो बेटा, इसी स्लाइड में हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या था? फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये लिमिटेशंस क्या है और कैसे ये बेटा वेव लाइट से अटैच्ड है, हमें इसके बारे में स्टडी करना होगा। आप में से किसी को इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चलो देखते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, मेरा आप लोगों से बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपको धूप में खड़ा कर देता हूं और आपके ऊपर सनलाइट गिर रही है, बेटा सनलाइट का मतलब है वेव लाइक नेचर, और बेटा आप यहां पे हैं, आपके पास नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। आप दोनों का नेचर, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है जब आप सनलाइट में खड़े होते हैं? यस सर। क्या परेशानी है बेटा आपको? सर गर्मी लगती है। यस। गर्मी लगती है। आपको फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गई?
गर्मी लगती है। अब मान लेते हैं बेटा कोई इंसान, ठीक है, आप नहीं है बेटा, कोई इंसान इसी गर्मी में पिछले 2 4 5 6 महीने से खड़ा हुआ है, तो बेटा क्या प्रॉब्लम्स वो इंसान फेस कर सकता है? सर टैन हो जाएगी उसकी स्किन पूरी। वेरी गुड बेटा, सिंपल शब्दों में हम क्या कहते हैं, उनकी स्किन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, टैन हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अगर वो इंसान ज्यादा खड़ा रहेगा गर्मी में तो उस इंसान को बेटा क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, जिससे क्या होता है बेटा, स्किन की जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर के जो सेल्स हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, डेड। अब आप एक बात बताओ, ये सेल जो है ये मैटर या ये जो स्किन है ये मैटर है कि ये वेव है? सब मैटर। मैटर है बेटा, स्किन है मैटर। लेकिन बेटा इस स्किन को डैमेज, इस मैटर को डैमेज किसने किया है? सनलाइट ने। और सनलाइट जो है वो किस टाइप का बिहेवियर शो करती है, वेव लाइक नेचर। मतलब सनलाइट मतलब एक वेव एक मैटर को परेशान कर सकती है। आई रिपीट, एक वेव एक मैटर को परेशान कर सकती है। अच्छा, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखो बेटा, मैं एक इंसान को खड़ा कर देता हूं और उसके ऊपर एक टॉर्च है ना, जो बल्ब की टॉर्च होती है ना बेटा, उस टॉर्च की लाइट उसके ऊपर गिराता हूं। तो बेटा टॉर्च की जो लाइट है उसका नेचर क्या हो गया, वेव लाइक नेचर। और आप जो खड़े हैं आपका मास है तो आपके पास नेचर क्या हो गया बेटा, पार्टिकल लाइक नेचर। अगर वो 2 इयर्स कॉन्टिन्यूसली हम उस टॉर्च की लाइट को उस इंसान के ऊपर फ्लैश करें तो आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नो सर। नो। इस केस में देयर इज नो प्रॉब्लम। सर क्यों? क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इज नॉट सफिशिएंट इनफ, है ना, एनर्जी और वेवलेंथ इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू cause an issue, to cause an issue। तो बेटा मेरा यही कहने का मतलब है कि टॉर्च की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी जो एनर्जी है, इट इज नॉट इनफ, सफिशिएंट इनफ टू कॉज अ डैमेज। लेकिन बेटा सनलाइट के पास ऐसी ऐसी रेडिएशंस हैं कि बेटा वो एक मैटर को डैमेज कर सकती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि लाइट का नेचर बहुत हद तक वेव नेचर है, पर कुछ हद तक उसका नेचर जो है बेटा वो क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। आई मीन इट्स लाइक 95% 98% नेचर इज वेव नेचर एंड रेस्ट ऑफ द 2 और 5% नेचर और बिहेवियर जो है बेटा वो किस में कंसिडर किया जाता है, पार्टिकल नेचर में किया जाता है। और यही चीज बेटा मैं आपको अब एज एन एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको समझना। बेटा कहा जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आज ऐसा आपने सुना है बेटा कभी किसी को कहते हुए, बोलते हुए? यस सर। हाँ जी बेटा, क्यों कहते हैं गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? सर क्योंकि डार्क सर उसमें कलर्स गर्मी अट्रैक्ट। लगती है। वेरी गुड बेटा, उसमें गर्मी ज्यादा लगती है। क्योंकि बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। सर ये क्या होता है बेटा, कहते हैं कि जो ब्लैक होता है, अब ये ब्लैक कलर हो या ब्लैक मैटर हो, ब्लैक मैटर
कैन एब्जॉर्ब all different wavelengths और एनर्जी। जो ब्लैक मैटर होता है बेटा, ठीक है, जो प्योरली ब्लैक होता है, जिसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं, वो हर टाइप की रेडिएशन को बेटा एब्जॉर्ब कर सकता है। सर कौन सी हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि कोई भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो कॉस्मिक हो, चाहे वो गामा हो, एक्स रे हो, यूवी लाइट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, क्या कहते हैं इंफ्रारेड हो। और बेटा मेनली हमको गर्मी क्यों लगती है बेटा? क्योंकि ब्लैक मैटर जो है वो इंफ्रा रेड रेज जब एब्जॉर्ब करता है तब गर्मी ज्यादा लगती है, एब्जॉर्ब करता है तब हमको गर्मी जो है वो ज्यादा लगती है। मतलब सर ब्लैक में ऐसा क्या है? हाँ जी बेटा, सर ब्लैक में ऐसा क्या खास यही है? यही हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी कोई भी हो, आइडियल ब्लैक बॉडी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एन आइडियल ब्लैक बॉडी उसको डिफाइन करते हैं जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है रेडिएशंस का। तो बेटा एक ब्लैक बॉडी जो है कैन एब्जॉर्ब ऑल डिफरेंट रेडिएशंस, वेवलेंथ्स और एनर्जी और रेडिएशन, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। ऑल ओके बेटा? मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस नो बेटा? चेक चेक, आवाज आ रही है बेटा मेरी? सर ये रेडिएशन से एमिट भी करता है? मैं वही बता रहा हूं बेटा। इसके अलावा यस सर। ब्लैक मैटर जो है कैन ऑल्सो, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि कोई भी ब्लैक मैटर या ब्लैक बॉडी जो होती है उसकी कैपेबिलिटी होती है वो हर टाइप की वेवलेंथ या एनर्जी या रेडिएशन को बेटा क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। और दूसरा इसके पास एक और एडवांटेज होती है कि जब ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इट कैन ऑल्सो एमिट दीज डिफरेंट रेडिएशंस वन बाय वन। मतलब वो एक एक करके उनको एमिट भी कर सकती है। मतलब इसलिए हाँ ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन। इसको हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। हालांकि बेटा अर्थ के ऊपर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी या ब्लैक चीज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप सब जानते हैं कि बेटा स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक बॉडी है जिसका नाम क्या है? ब्लैक होल। नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? यस सर। बेटा ब्लैक होल एक ऐसी चीज है बेटा जिससे कोई भी आर पार नहीं हो सकता। मतलब ये ब्लैक होल क्या कर रहा है बेटा? पिछले लाखों हजारों सालों से किसी भी फॉर्म ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, 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 करता जा रहा है एंड सो ऑन। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में भी बेटा एक ब्लैक होल है जिसके अराउंड ये पूरी गैलेक्सी जो है बेटा वो घूम रही है। हर गैलेक्सी के सेंटर में बेटा एक ब्लैक होल है जिसके अराउंड सब स्टार्स या वो जो है वो घूम रहे हैं। मतलब इनकी इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी है कि ये चीजों को, रेडिएशंस को बेटा क्या करते रहते हैं? एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब ये जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये बेटा नेचर में आपको स्पेस में ही मिलती है, लेकिन बेटा डे टू डे लाइफ के अंदर आप एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो नहीं बना सकते। हाँ, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा।
बेटा ये एक इमर्शन रॉड है, ये सबके घरों में होती है। आई बिलीव सबने देखा होगा इमर्शन रॉड क्या करती है। यस सर। बेटा इमर्शन रॉड जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेटा किस में बदल देती है, हीट एनर्जी में। और बेटा हीट एनर्जी से कौन सी रेडिएशन निकलती है, सिर्फ इंफ्रारेड रेज निकलती है। अब बेटा आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि बेटा इंफ्रारेड रेज हम देख नहीं सकते। ये देखो बेटा ये गर्म है इस टाइम पर और इसने रेज एमिट करी, गर्म वाली रेज। वो गर्म वाली रेज जो है बेटा इस टेस्ट ट्यूब ने बेटा क्या करनी शुरू कर दी, एब्जॉर्ब। पहले तो वो इंफ्रारेड रेज एब्जॉर्ब कर रहा था अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब उसने एब्जॉर्ब करने की शक्ति उसकी कम होने लगी तो बेटा उसने वही एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को बेटा क्या करना शुरू किया, रिलीज। सर कैसे, हीट प्लस लाइट की फॉर्म के अंदर। तभी अब आप देखना, ये देखो बेटा ये ग्लो आ रहा है ना, ये बेटा अब ये एमिट करना शुरू कर दिया। जब जैसे ही हमने बेटा इसको इंसर्ट किया, अभी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, अब ये देखो बेटा एमिट करने लग गया। तो बेटा कोई भी बॉडी जो होती है वो पहले एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब, और वो अपनी कैपेसिटी तक एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में उसके बाद वो धीरे धीरे उसी एनर्जी को रिलीज करने लग जाती है। अब फर्क ये है बेटा कि इमर्शन रॉड सिर्फ इंफ्रारेड रेज एमिट कर सकता है, तभी तो हीटिंग कॉज होगा। लेकिन जो बेटा टेस्ट ट्यूब है वो दो टाइप की रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसमें से कुछ इंफ्रारेड रेज है जिसकी वजह से बेटा हीट आ रही है, वो गर्म लगेगी हमको, और दूसरी जो है बेटा वो लाइट है, विजिबल लाइट है, तभी तो बेटा हमको रेड और येलो कलर जो है वो ऑरेंज कलर जो है वो नजर आ रहा है। तभी बेटा हमने जब कल के एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो कल आपने देखा था कि एक मैच स्टिक जो होती है बेटा, मैच स्टिक ने भी बेटा क्या एब्जॉर्ब रिलीज किया था बेटा, हीट, एंड कौन सा कलर एमिट किया था, येलो, कभी कभार ब्लू, या कभी कभार ऑरेंज, या कभी कभार रेड। तो बेटा यूजुअली जो हमारे नॉर्मल कंडीशंस पे जो एमिटर हैं, जो फायर प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वो मैक्सिमम केसेस में बेटा कौन सी स्पेसिफिक कलर को बेटा रिलीज करते हैं, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। कुछ केसेस में बेटा ब्लू कलर भी एमिट होता है। अगर आप स्टार को, एक सन को कभी दूर से देखें तो वो कुछ केसेस में आपको येलो नजर आएगा, कभी कभी रात के टाइम पे बेटा वो ऑरेंज या रेडिश नजर आ जाएगा, है ना। तो बेटा ब्लू नजर नहीं आ सकता। हमारा स्टार, हमारा जो सन है वो हमें कभी भी ब्लू नजर नहीं आ सकता। उसके पीछे रीजन है, ब्लू कलर शो करने के लिए बेटा इस स्टार को बहुत 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 ज्यादा गर्म एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो हमारा स्टार नहीं कर सकता। आपको पता है टेम्परेचर में सबसे गर्म टेम्परेचर जो होता है बेटा वो ब्लू कलर होता है, और ब्लू कलर से भी सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर जो होता है बेटा वो व्हाइट होता है। तो देयर आर स्टार्स स्पेस के अंदर which are yellow in color. Majority of the stars are yellow in color, but there are huge stars which are blue in color, and there are some stars which are giving white light. जो व्हाइट प्रोड्यूस करता है बेटा लाइट, वो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जो हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है स्टार। हमारी गैलेक्सी में है बहुत सारे, पर हमारे आसपास सर हमारा सन येलो है। बेटा हमारा सन जो है वो रेड, येलो और ऑरेंज, ये वाले कलर्स की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इतना सर बड़ा स्टार होने के बाद भी। हाँ जी बेटा। सर व्हाइट लाइट तो सिर्फ डॉर्फ स्टार्स ही इमिट कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, डॉर्फ स्टार्स एमिट कर सकते हैं। अगर किसी स्टार की लाइफ के स्टेज में डॉर्फनेस आती है तो बेटा वो प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो सारे स्टार्स डॉर्फ नहीं बन सकते, ठीक है। तो कुछ स्टार्स जो है वो डॉर्फ स्टार बन सकते हैं, वो उस स्टेज में वाइट कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो ना बेटा, ये जो टेस्ट ट्यूब है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। इमर्शन रॉड क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा? मेरा सवाल है कि इमर्शन रॉड क्या प्रोड्यूस कर रही है, किस टाइप का नेचर प्रोड्यूस कर रही है? सर इंफ्रारेड infrared रेडिएशन। बेटा वेरी गुड, इंफ्रारेड रे। बेटा ये क्या है? ये पार्टिकल लाइक नेचर है कि वेव लाइक नेचर है? सर वेव। वेरी गुड बेटा, वेव नेचर है ना, क्योंकि रे आ गया। रे जो होती है बेटा वो वेव होती है ना? रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बेटा ये क्या होती है? ये वेव्स होती हैं। तो बेटा इन इमर्शन रॉड कौन सा बिहेवियर शो कर रही है? वेव लाइक नेचर। लेकिन बेटा उस वेव नेचर से परेशान कौन हो रहा है, इफेक्ट कौन कर रहा है? वो है टेस्ट सर ट्यूब। पार्ट। वो क्या है बेटा? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या है? मटेरियल। टेस्ट ट्यूब क्या है? एक मास। और बेटा उसमें कौन सा नेचर है बेटा? पार्टिकल लाइक नेचर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाली वेव ने एक मैटर को बेटा, मैटर में क्या ला दिया? चेंज ला दिया, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं कि वेव नेचर, लाइट बीइंग अ वेव नेचर आल्सो पोजेसेस सम बिट ऑफ कौन सा नेचर? पार्टिकल लाइक नेचर। कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया आपको? यस सर। तो यस बेटा लाइट जिसका नेचर वेव जैसा था, उस लाइट के अंदर से एक ऐसी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो बेटा पार्टिकल नेचर्स को भी परेशान कर सकती है। मैं सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं बेटा। सर वो कैसे? जैसे बेटा एक्स रे। एक्स रे अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर गिर जाए तो वो फोटोग्राफिक फिल्म को खराब कर देती है। यूवी लाइट अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो बेटा वो स्किन को डैमेज कर देती है, टैन कर देती है, ब्लैकन कर देती है, खराब कर देती है। बेटा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, बेटा अगर ये किसी के इंसान के शरीर से पास थ्रू हो जाए तो बेटा उसकी बॉडी के सेल्स को हमेशा के लिए डेड कर देती है। तो बेटा वेव नेचर के पास लाइट जिसका नेचर वेव है, उसका नेचर पार्टिकल जैसा भी है। इसलिए हमने बेटा कहा था कि लाइट का नेचर जो है बेटा वो क्या है? डुअल नेचर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? किसी का कोई सवाल जवाब, कोई चीज पूछना चाहता है, समझना चाहता है? यू आर फ्री टू आस्क बेटा एनीथिंग। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल आता है उसका आंसर जो है वो कर दिया जाएगा। और बेटा मेरे हिसाब से तो सवाल बड़े सारे आने चाहिए, क्योंकि बेटा हम प्योर साइंस पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि नेचर ने हर चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, लेकिन उन दो हिस्सों के बीच में उसने कोई ना कोई लिंक भी जरूर बनाया हुआ है। और ये लिंक बेटा कैसे बना है, क्या बना है बेटा? दिस इज समथिंग गिफ्ट ऑफ गॉड या गिफ्ट ऑफ नेचर। हम तो बेटा उस नेचर, उस बिहेवियर को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बस ये है ना? एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। बेटा अब बायोलॉजिकली बेटा नेचर में दो ही टाइप के इंसान हैं, एक है बेटा मेल्स, एक है बेटा फीमेल्स। बट बेटा नेचर ने कुछ ऐसा भी बनाया हुआ है कि कुछ मेल्स के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और कुछ फीमेल्स के अंदर मेल्स कैरेक्टर बेटा बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो बेटा ये नेचर का एक लिंक है, एक ब्रिज है। अब बेटा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सिर्फ सनलाइट से खाना अपना बनाते हैं, लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सनलाइट और दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपना खाना बना के खाते हैं बेटा।
तो नेचर हैज ब्रॉट अ ब्रिज, nature has created a bridge, a very small and a delicate bridge between two things, या between two ends of characters of behavior. हम उस लिंक को, उस ब्रिज को बेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे वो जो लिंक है, वो जो ब्रिज है, that is between energy and matters, that is between light and matter. तो बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कहता है अगर कोई परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी है तो बेटा वो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, और वो पहले इनिशियली एब्जॉर्ब करेगी और बाद में जाके वो धीरे धीरे उसी रेडिएशन को एक एक करके एमिट करती है। अब वो अलग बात है कि वो एब्जॉर्ब कोई और वेवलेंथ में करती है और एमिट वो कोई और वेवलेंथ में करती है, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो एक सेकेंडरी बात है। इज दैट क्लियर? वो सेम टू सेम नहीं करेगी, सेम टू सेम करेगी तो बेटा कोई फायदा नहीं है, इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट वाली बात हो जाएगी। तो इट एब्जॉर्ब्स सम रेडिएशन, उसमें से कुछ रख लेती है, कुछ अपने पास रखती है, और बाकी जो है बेटा वो धीरे धीरे करके क्या करती है, एमिट करती है। एंड जो रेडिएशन, बेटा हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, जो रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसको हम कहते हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई रिपीट, जो रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बेटा आपको क्लियर है व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? किसी का और कोई सवाल जवाब बेटा इसके? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब बेटा ठीक है मेरी आवाज? किसी का कोई सवाल जवाब, समथिंग यू वांट टू आस्क? सर हाँ जी बेटा। सर अगर एक आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का परफेक्ट एमिटर है तो फिर सन ब्लैक कलर क्यों नहीं है? बेटा क्योंकि सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि सन तो एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसके रीजन है एमिट करने के, वो अलग चीज है। पर बेटा सन इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, वो तो एमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब आप बोलो कि सर मैच स्टिक इज अ ब्लैक बॉडी, बेटा मैच स्टिक इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, वो तो फ्रिक्शन की वजह से रेडिएशन एमिट करता है। अब आप कोई और ऑब्जेक्ट देख लो, सर पेट्रोल, बेटा पेट्रोल इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, वो तो क्या होता है आप उसको चिंगारी दो तो वो बेटा अपने अंदर की जो पड़ी हुई एनर्जी है उसको एमिट कर रहा है। जिसके पास, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसके पास बहुत सारी एनर्जी पहले से ही है बेटा वो बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जिसके पास बहुत कम एनर्जी है बेटा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सर क्या मतलब? अब देखो बेटा, जब आपको या किसी इंसान को बेटा गुस्सा आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो बेटा वो हाइपर हो जाता है और वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है, उसे कहते हैं अनस्टेबल हो गया वो। क्योंकि जब किसी के पास बहुत सारी एनर्जी हो जाती है तो वो अनस्टेबल होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। अब वो बेटा गुस्से में करे, चीख चिल्ला के करे, किसी के साथ मार कुटाई करे, बट उसकी बेटा एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है ना। लॉजिक समझो Yes, बेटा sir. इस चीज का, है ना। ऐसे ही बेटा एक ऑब्जेक्ट है पानी, पानी जो है बेटा वो इतना स्टेबल है, मतलब उसके पास इतनी कम एनर्जी है कि बेटा वो एनर्जी एमिट करता ही नहीं है। मैं उसको एनर्जी दूंगा वो ले लेगा पर वो एमिट ही नहीं करेगा। तो नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक बड़ा अच्छे से शब्द में लिख के दिखा रहा हूं बेटा। जिस चीज के पास बेटा एनर्जी ज्यादा है बेटा वो क्या होती है, अनस्टेबल, और बेटा उसका काम होता है एनर्जी या रेडिएशन बेटा क्या करना, एमिट करना। और बेटा जिस चीज के पास एनर्जी कम से कम है बेटा वो क्या होता है, स्टेबल, और बेटा उसका काम होता है एनर्जी या रेडिएशन बेटा क्या करना, एब्सॉर्ब। Absorb.
अब बेटा दो लिक्विड है, एक तरफ पेट्रोल है, एक तरफ पानी है। आप चिंगारी पानी को दो, चिंगारी पेट्रोल को दो। पेट्रोल को चिंगारी दोगे, जितना भी क्वांटिटी पेट्रोल की होगी उस सब में आग लग जाएगी। सर क्यों? क्योंकि पहले से ही पेट्रोल के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो भड़का हुआ बैठा हुआ है। बस आपको चिंगारी देनी है, एक बार चिंगारी दे दो, उसके बाद तो फिर वो अपने आप ही कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता रहेगा। लेकिन पानी में जितनी मर्जी आप चिंगारी दे दो या फायर डाल दो, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, क्योंकि उसके पास एनर्जी जो है वो बहुत कम है। जितनी भी चीजें बेटा आप अपने आसपास देख रहे हो जो एग्जिस्ट कर रही हैं, कंपैरिजन में बेटा उनकी एनर्जी कम है। लेकिन जो चीजें बेटा अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिल रही हैं बेटा, वो अनस्टेबल है। अगर बेटा वो स्टेबल होती तो वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाई जाती। वो अनस्टेबल है, इसलिए नेचर ने उसको क्रस्ट के अंदर दबा के रखा हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते। वो तो हम जबरदस्ती उनको बाहर ले आते हैं। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो चीज के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, जिस चीज के पास एनर्जी कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पहले से स्टेबल हो जाएगी। एक बम, एक टाइम बॉम्ब या कोई भी बॉम्ब कह लो बेटा, उसके अंदर भरपूर एनर्जी होती है। एक बार उसको डेटोनेट कर दो, चिंगारी दे दो, वो सारी एनर्जी रिलीज कर देता है एक ही बार में। उसके बाद क्या हो गया? वो शांत हो गया। उसके बाद वो स्टॉप, वो शांत हो गया। तो बेटा ये चीजें क्या होती हैं? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इनके अंदर पहले से ही बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्या है, मजबूत है, और बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है। ऑल ओके बेटा? मेरी आवाज क्लियर है बेटा सबके साथ? यस सर, कब कब करते हैं? हाँ अब क्लियर आ रही है बेटा मेरी आवाज? यस। यस यस सर। तो बेटा ये एनसीईआरटी का ग्राफ है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए, नो नीड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ग्राफ शोज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन increases with decrease in the wavelength and reaches to the maximum value and when the stars reach। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। ये हो गई बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहली चीज है जिसने वेव लाइक नेचर एंड पार्टिकल लाइक नेचर में क्या बिठाया, एक कनेक्ट बिठाया। आगे पढ़ते हैं बेटा। दूसरा जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो कौन सी थी? वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले बेटा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक हमारे एक बेटा साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बेटा 19 ठीक है ना 105 से पहले ठीक है बेटा इस थ्योरी को बनाना शुरू कर दिया था। ये थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और ये थ्योरी बेटा क्या कहती है, जरा पहला पार्ट सुनो। कहते हैं रेडिएंट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो रेडिएशन की फॉर्म के अंदर होती है, अगर आप उसको एमिट करते हो या उसको एब्जॉर्ब करते हो तो आप उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर सकते। लेकिन बेटा ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है ये डिसकॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है इन छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम अगर एक होता है और क्वांटा अगर बहुत सारे होते हैं। एंड अगर ये क्वांटा लाइट का बेटा मतलब होता है विजिबल लाइट का, जो हम देख सकते हैं, अगर ये क्वांटा लाइट का है तो बेटा इसका नाम क्या होता है, फोटोन। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया? अब जरा देखो बेटा ध्यान से। बेटा ये प्लांट है, कुछ ऐसे ही होता है बेटा प्लांट। और इस प्लांट को बेटा सन से
क्या मिलती है बेटा? सनलाइट। तो बेटा जब सन से हमको सनलाइट मिलती है तो बेटा ये सनलाइट एनर्जी से भरी हुई नहीं होती पूरी तरीके से, इसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं। इन पैकेट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? क्वांटम। अगर एक होता है और अगर बड़े सारे हो तो क्वांटा। डिपेंड करता है कि बेटा आपको कितने पैकेट मिल रहे हैं। पता लगे आप पहले 5 मिनट स्टैंड हुए, आपको एनर्जी के 10 पैकेट मिल गए, क्वांटा के 10 पैकेट। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको सिर्फ 6 पैकेट मिले, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको 15 पैकेट मिल गए, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको 2 पैकेट मिल गए। तो बेटा ये एनर्जी कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना हुई, ये एनर्जी बेटा क्या होगी? डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर बेटा हर टाइम पे उतने ही एनर्जी के पैकेट मिलते तो बेटा उसको मैं क्या कहता? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी मिल रही है। लेकिन बेटा ये जो एनर्जी के पैकेट होते हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सन से जो लाइट निकलती है वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंच जाती है? सर 8 मिनट। वेरी गुड बेटा। सन से जो लाइट निकलती है अर्थ के ऊपर आती है वो 8 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। तो बेटा अगर सनलाइट 8 मिनट 36 सेकंड में पहुंच जाती है तो लोगों को लगा कि जो क्वांटा एनर्जी का निकला है सन से वो 8 मिनट और 36 सेकंड में पहुंच जाएगा। गलत है बेटा, वो 10 मिनट में भी पहुंच सकता है, वो 2 साल के बाद भी पहुंच सकता है। यही तो कमाल है बेटा सन की लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेटा, कि सन के अंदर जो बेटा एनर्जी के पैकेट्स होते हैं बेटा वो पैकेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ना तो कोई उसको यूनिफॉर्मली या कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कर सकता है, ना तो उसको वो कॉन्टिन्यूसली बेटा क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। आप अपने घर में एक माचिस की तीली जलाओ, कभी उसकी आग ज्यादा हो जाती है, कभी उसकी आग कम हो जाती है, कभी वो बुझ जाएगा, वट एवर मे बी द रीजन, मैं वो बात नहीं कर रहा। बट बेटा कोई भी जो एनर्जी रिलीज करता है बेटा वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, वो एनर्जी रिलीज डिसकॉन्टिन्यूसली कर सकता है। कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी ज्यादा होगी, फिर कभी और कम होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर कम हो गई, फिर और कम होगी, एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो क्वांटा लाइट के साथ सन से निकला 8 मिनट और 36 सेकंड के अंदर वो कभी नहीं पहुंचता, वो उससे लेट पहुंचता है। कभी वो 9 मिनट में पहुंच जाएगा, कभी कोई 10 मिनट में पहुंच जाता है, कभी कोई 8 मिनट और 37 सेकंड्स में पहुंच जाएगा। क्योंकि बेटा इनकी चाल ही बड़ी अजीब सी होती है फोटॉन्स की, क्वांटा की। हालांकि हम वो सब नहीं पढ़ेंगे। अब ये क्या करेगा? ये फोटोन है, ये 1-2 स्टेप आगे आया, फिर 3 स्टेप पीछे चला गया, फिर 1-2 स्टेप आगे आया, फिर पीछे चला गया, फिर आगे आया, फिर पीछे चला गया। तो बेटा अगर आगे पीछे चलता जा रहा है तो बेटा सही टाइम पर ये कभी भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम कहते हैं बेटा कोई भी रेडिएंट एनर्जी जो होती है, मतलब कोई भी एनर्जी जो रेडिएशन की फॉर्म के अंदर निकलती है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं होती, ना ही कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है। हाँ, उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। जितने ज्यादा एनर्जी के पैकेट आपको मिलेंगे उतनी आप एनर्जी आपके पास ज्यादा आएगी। आप पता लगा सारा दिन बैठे हुए हैं और आपके पास फोटोन का एक पैकेट भी नहीं पहुंचा, तो बेटा वो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। तो ये पैकेट जो होते हैं बेटा एनर्जी के, वो डिसकॉन्टिन्यूसली सन से ही रिलीज होते हैं, क्योंकि इनकी चाल ही ऐसी होती है। 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे, 4 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे, ऐसे चलता रहता है। तो जिस टाइम पे वो निकला
उसके ठीक 8 मिनट 36 सेकंड के अंदर वो बेटा अर्थ पे नहीं पहुंच सकता, पहली चीज। और अगर बेटा वो क्वांटा विजिबल लाइट का है तो बेटा वो क्या कहलाता है बेटा, वो फोटोन कहलाता है। अभी तक बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी ने कोई चीज पूछनी हो बच्चे? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना, हो थोड़ी ब्रेक हो रही थी आवाज मेरी अच्छा साइड बेटा, से। बेटा जो क्वांटा लाइट का होता है, लाइट के बेटा आप मुझे कलर बता सकते हैं? सर येलो वाइट। येलो। बेटा विबग्योर, अगर वो विबग्योर को बिलोंग करता है, वो फोटोन किसको बिलोंग करता है? विबग्योर। अगर वो क्वांटा विबग्योर को बिलोंग करता है, लाइट को बिलोंग करता है, विजिबल लाइट को, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। लेकिन अगर वो इंफ्रारेड को बिलोंग करता है, यूवी को बिलोंग करता है, एक्सरे को बिलोंग करता है, रेडियो वेव को बिलोंग करता है, माइक्रोवेव को बिलोंग करता है, किसी को और को बिलोंग करता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? क्वांटा। ओके सर। समझ में आया बच्चे? यस सर। तो बेटा सन की लाइट पूरी एनर्जी से नहीं भरी होती। सन की लाइट के अंदर एनर्जी के पैकेट होते हैं जिनका नाम क्या होता है? क्वांटा। और अगर सन की लाइट विजिबल लाइट को बिलोंग करती है तो उस क्वांटा का नाम क्या होता है बेटा? फोटोन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो एनर्जी आपको इनसे मिलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा फ्रीक्वेंसी के। जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो बेटा एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो E इज इक्वल टू बेटा, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है बेटा वो क्या आता है? H। और बेटा H को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड। अब बेटा कुछ बुक्स में 6.62 दे देंगे, कुछ भी 6.6 दे देंगे, एंड सो ऑन। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड में अगर कभी कोई आया क्वेश्चन तो H की वैल्यू हमेशा दे रखी होती है। दूसरा, और E इज इक्वल टू बेटा NH न्यू, जहां पे N क्या हो गया? N इज नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा एक फॉर्मूला। अच्छा, तीसरा, ऑल्सो बेटा हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? C बाय लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अगर मैं इसको यहां पे प्लेस कर दूं तो बेटा मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? NHC बाय लैम्डा, जहां पे बेटा लैम्डा क्या हो गया? वो वेवलेंथ हो गया। और बेटा इस फॉर्मूले से अगर जरा ध्यान से देखो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो बेटा कोई भी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, उस रेडिएशन की, और कोई भी एनर्जी जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? वेवलेंथ के। आया बेटा समझ में आप लोगों को? जहां पे n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड हर एक फोटोन के साथ या क्वांटम के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये देखो बेटा, और अगर हटाते हो साइन तो बेटा ये आ जाएगा E इज इक्वल टू H न्यू, जहाँ पे H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 या 63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अर्ग्स बेटा ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा वो क्या होता है? अर्ग। 10 टू दी पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू बेटा 1 जूल।
ठीक है। तो 1 जूल एनर्जी जो होती है वो 10⁷ अर्थ के बराबर होती है। और आप लोगों को पता है कि 4.18 जूल किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी के। हालांकि बेटा इस चैप्टर में हम कैलोरी नहीं पढ़ेंगे, आप इसको अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा 4.2 जूल भी ले सकते हैं 1 कैलोरी के बराबर। पर हमारे पास यहाँ पे कैलोरी नहीं लेना है। हाँ, अर्ग पे बेस्ड क्वेश्चन तो फिर भी आ सकता है। आप नोट मेकिंग कर सकते हैं बेटा इसकी साइड में। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 1 मिनट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एनर्जी का। वैसे तो एनर्जी के बड़े बड़े यूनिट भी हैं, जूल, जूल से बड़ा कैलोरी, कैलोरी से बड़ा किलो जूल, किलो जूल से बड़ा किलो कैलोरी, है ना। पर जो सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का वो क्या होता है बेटा? अर्ग। तो 10⁷ अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। चलिए नोट्स में कहाँ पे है? लिख लो बेटा, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़े बच्चों। फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है बेटा? E इज इक्वल टू NH न्यू, ठीक है। और वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा NHC बाय लैम्डा। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, जहां जहां पे C लिखा है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो बेटा फिक्स्ड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन कहीं पे C की जगह बेटा क्या लिखा होगा? V। V क्या होता है? V इज ओनली स्पीड और वेलोसिटी, वो किसी और की होगी पर वो लाइट की नहीं होगी। लाइट है तो C लिखेगा, अगर लाइट नहीं है कोई और है, आप, मैं, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम V लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लैंक्स क्वांटम। और अब हम बात कर रहे हैं बेटा हमारे अगले ड्रॉबैक, लिमिटेशन, डुअल नेचर ऑफ लाइट की। वो क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझो बेटा ध्यान से, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी। आपने देखा होगा बेटा कुछ मेटल सरफेस के ऊपर बेटा लाइट या रोशनी जो है वो बहुत शाइन मारती है, ऐसा होता है ना बेटा? यस सर। अब नई नई कार कोई खरीदता है या नई नई कोई पेंट कराता है ना। आपने अपनी कबर्ड को पेंट कराया या कोई लोहे के ऊपर आपने अपने घर के गेट को, आयरन के गेट को या स्टील के गेट को या कार को पेंट कराया, तो बेटा शाइन बहुत अच्छी होती है। लेकिन समय के साथ बेटा वो शाइन क्या हो जाती है? कम हो जाए। कम हो जाती है, या फिर वो क्या हो जाती है? डल हो जाती है। सर वो डल क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा सारा दिन कॉन्टिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट एनर्जी गिरती है, एंड मेजरली बेटा कौन सी? सनलाइट गिरती है। अब बेटा आपके हाथ में मोबाइल फोन है, समझ में आया बेटा? आपके हैंड में मोबाइल फोन है। किसी, भगवान ना करे, किसी चोर को अगर वो मोबाइल फोन चाहिए तो बेटा वो ताकत लगाएगा, एनर्जी लगाएगा आपसे फोन लेने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, वो जो एनर्जी लगाएगा वो एनर्जी आपसे कम होनी चाहिए कि आपसे ज्यादा होनी चाहिए? सर ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो मोबाइल फोन खींच सकता है। अगर आपसे एनर्जी कम हुई तो वो एनर्जी नहीं, वो मोबाइल फोन नहीं खींच सकता। यही है बेटा कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब जरा देखो बेटा, कुछ मेटल सरफेस होते हैं बेटा, ये वाला सरफेस क्या हो गया? पेंटेड। और ये वाला जो सरफेस है बेटा वो क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग। इस सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन गिरती है
उसे कहते हैं इंसिडेंटेड एनर्जी और रेडिएशन। और बेटा ये रेडिएशन और एनर्जी की अगर ताकत हुई तो बेटा इस मेटल के सरफेस से, ये हो गया मेटल का सरफेस, इस मेटल के सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। और फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रदरफोर्ड ने बताया था कि हर मेटल के एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके आगे पीछे उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। बेटा ये भी तो एक फोर्स हो गया। इस फोर्स के लिए भी तो बेटा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर सन की लाइट ज्यादा हुई तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देगी। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फिनोमिना होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है मेटल के सरफेस के ऊपर से, जब लाइट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो उसको ऊपर स्ट्राइक करती है। तो बेटा ध्यान से देखना बेटा, एनर्जी जो इंसिडेंट की गई इज इक्वलेंट टू W, साथ में क्या? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। EI क्या होता है? ये होता है इंसिडेंटेड एनर्जी। W क्या होता है? इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर क्या मतलब? मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। बेटा KE क्या हो गया? KE इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक तो हमने पढ़ा है, वो क्वांटम थ्योरी से तो आएगा। H इज इक्वल टू न्यू आई, H इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा जहां पे H आपको पता है क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा न्यू आई क्या हो गया? बेटा ये हो गई इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी जो गिराई गई है। न्यू नॉट क्या हो गया? बेटा इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर क्या मतलब? मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सर हाँ जी बेटा। सर नोट्स में ही इसे NO दे रखा है। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अलग अलग बुक्स में ना बेटा थोड़ा सिंबलाइज जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, तो इट्स ओके। अब देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H न्यू आई माइनस H न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको पता लगानी है, H कॉमन आ गया, न्यू आई माइनस न्यू नॉट। बट अब आप जानते हो ना बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? C बाय लैम्डा। और C बेटा लाइट की स्पीड है जो कांस्टेंट है,
तो बेटा इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच सी कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्डा आई माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, जहां पे बेटा लैम्डा आई क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा, इंसिडेंटेड वेवलेंथ जो हमने गिराई है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, और ये क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट, इसे क्या कहेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। सर इस बार आपने मिनिमम क्यों नहीं बोला बेटा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इसका एक एक्चुअल बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, बाद में आप इसको कॉपी करना। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, यहां पे मेरे पास मेटल कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम मेटल की अपनी, बेटा मैं नीचे की बात कर रहा हूं, यहां पर ये देखो, मैं इसका कलर जो है वो क्या कर देता हूं, ब्लैक। पोटेशियम की अपनी एक मिनिमम एनर्जी होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा, मिनिमम एनर्जी। इज दैट क्लियर? पोटेशियम की अपनी एक मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर रेड कलर इंसिडेंट करता हूं बेटा, रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर, और इंसिडेंट एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आप ध्यान से देखना, इंसिडेंटेड एनर्जी पोटेशियम के मिनिमम एनर्जी से बेटा कम है कि ज्यादा है? जो एनर्जी मैं गिरा रहा हूं पोटेशियम के सरफेस के सर कम ऊपर, है। वो कम है। अगर बेटा गिराई हुई एनर्जी कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तभी तो बेटा वो कह रहा है नो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बेटा मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं, अब बेटा ग्रीन कलर की वेवलेंथ कितनी होगी, 550 नैनोमीटर, और बेटा उसकी इंसिडेंटेड एनर्जी बेटा कितनी होगी, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ग्रीन कलर की जो एनर्जी है, ग्रीन कलर के फोटोन की जो एनर्जी है, वो पोटेशियम से ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा पोटेशियम का, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, वो इतनी होगी, मतलब ऑलमोस्ट 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपको इससे भी तेज करनी है वेलोसिटी, आप ऐसा करो, आप वायलेट ले लो। बेटा वायलेट कलर की वेवलेंथ कितनी होगी, 400 नैनोमीटर, एनर्जी बेटा कितनी होगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा जो बहुत बहुत ज्यादा है पोटेशियम से, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी अगर आप इस वेलोसिटी से कंपेयर करो तो बेटा डबल है, डबल से भी ज्यादा है, 6.22 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ऐसे ही आपको पता है हर मेटल का हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है, और हमको पता है कि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कौन सी मिनिमम वेवलेंथ उसके ऊपर गिरानी चाहिए। अगर मेरे पास पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम मेटल के ऊपर मैं रेड कलर कभी भी नहीं बम्बार्ड करूंगा, फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की रेडिएशन फेंकूंगा तो बेटा उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर मैं उसके ऊपर वायलेट कलर फेंकूंगा, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? ऐसे ही बेटा हम सोडियम के लिए, लिथियम के लिए, सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स या एलिमेंट्स के लिए
हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, पर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान बेटा किसके होते हैं? मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स आर द वन हु प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। आई होप बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यस सर। अब देखो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। ये तो बेटा मैं आपको अभी बता दूंगा कॉपी करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। सर क्या मतलब? आप जो मर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आप बेशक उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकालने हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ेंगे। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी। 10 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे पे। अगर हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी पे इंक्रीज नहीं करती। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है एंड आई नो कि ये पॉइंट्स बेटा नोट्स में दे रखे हैं, पर आई बिलीव ग्राफ नहीं दे रखे। सर दे रखे हैं ग्राफ भी दे रखे हैं, दैट इज वेरी ग्रेट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये वाला पॉइंट हमने देख लिया है। कहता है ये इफेक्ट सपोर्ट करता है एक एग्जाम्पल को। खैर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप इसमें से जो जो कॉपी करना चाहते हो आप मुझे वो बता सकते हैं, आप वो कॉपी कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे।